हेलो फ्रेंड्स, एडू प्रहार में आपका स्वागत है। आज से हमने एनसीईआरटी का साइंस का सीरीज शुरू किया है फ्रेंड्स। क्योंकि एनसीईआरटी से ही लगभग सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमने एमसीक्यू हमारा पर्यावरण टॉपिक से लिया है। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? इसके ऑप्शन है तालाब, खेत, झील, वन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो खेत हो जाएगा। देखिए, पारितंत्र दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक पारितंत्र। कृत्रिम और प्राकृतिक पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र में खेत के साथ साथ बगीचा भी आ जाएगा, और प्राकृतिक पारितंत्र में तालाब, झील, वन, ये तीनों आ जाएंगे। तालाब, झील और वन, ये तीनों आ जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमें हमेशा कौन होता है? तो तीसरे पोषी स्तर पे मांसाहारी होते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पोषी स्तर चार तरह के होते हैं। प्रथम जो पोषी स्तर होता है, प्रथम पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर में पौधे आते हैं। जिसे हम लोग उत्पादक भी कहते हैं। ये प्रथम स्तर में आते हैं फ्रेंड्स। दूसरे जो पोषी स्तर में आते हैं, द्वितीय पोषी स्तर में कौन आएंगे? तो प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे शाकाहारी हम लोग कहते हैं। जैसे भेड़, बकरी, ये सब आ जाएंगे आपके द्वितीय स्तर में। तृतीय स्तर में कौन से आते हैं? तो वो मांसाहारी आते हैं फ्रेंड्स। तृतीय स्तर में द्वितीय उपभोक्ता आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता, जो भेड़ बकरी को खाते हैं। और चौथे में आ जाते हैं, चौथे स्तर में अपघटक आते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? एक पारितंत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल होता है? तो इसमें दोनों होते हैं, जीवधारी और निर्जीव दोनों होते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 kg है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। ये जो फिगर दिया हुआ है, घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज, तो इसमें चौथे स्तर का पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो पहला स्तर का घास हो गया, दूसरा स्तर का टिड्डा हो गया, तीसरे स्तर का मेढक हो गया, ये सांप का पूछ रहा है। सॉरी, ये सांप का दिया हुआ है फ्रेंड्स। और उत्पादक का पूछ रहा है, मतलब पहले स्तर का पूछ रहा है, घास का पूछ रहा है। तो चौथे स्तर का दे दिया है 5 kg, 5 kg। तो इस तरह से ये 10-10% क्या होगा फ्रेंड्स, घटते चले जाएंगे, सॉरी बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि घास जो होता है, जो उत्पादक होते हैं, उसको 100% माना जाता है। और घास को जब टिड्डा खाएगा तो उसको इसका 10% मिलेगा। फिर ये मेढक खाएगा तो उसका 10%, इस तरह से 10-10% घटते चले जाते हैं। लेकिन चूंकि सांप को 5 kg कह रहा है कि मात्रा दिया गया ऊर्जा का, तो घास का कितना हो जाएगा? तो यहाँ से देखिए 10-10% अगर बढ़ेगा
तो लगभग ये 5000 आ जाएगा, 5000 केजी। यहाँ से 50 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ 5000, यानी कि ये 50 हो गया, ये 500 और ये 5000। घास कितना हो जाएगा? 5000 केजी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में गैर न्यूनीकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है? तो वो जैव आवर्धन कहलाता है फ्रेंड्स। क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 6 नंबर, ओजोन परत का घटते जाना किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिक के कारण होते हैं फ्रेंड्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कहाँ से निकलते हैं? रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलते हैं और भी कई चीज़ों से निकलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत घटते जाने किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक के कारण। अगला क्वेश्चन है, वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, उसे उत्पादक कहते हैं। उसे हम लोग उत्पादक कहते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हमें पेड़ पौधे ही हैं जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमें एनर्जी देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो पौधे होते हैं, वे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखें हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो न्यूनतम पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, वे क्या बनाते हैं? तो वे एक आहार जाल बनाते हैं फ्रेंड्स। वे क्या बनाते हैं? एक आहार जाल बनाते हैं, उच्चतर स्तर से निम्नतर स्तर की ओर। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। तो वो एक दिशा में होता है फ्रेंड्स। किसमें हो जाएगा? एक दिशा में होता है, एक दिशिक होता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव जब यूवी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसको परावैंगनिक किरणें कहते हैं हम लोग, से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं, तब क्या हो सकता है? तो इसमें कह रहा है प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होती है, फेफड़ों की क्षति होती है, त्वचा का कैंसर होता है या आमाशय का अल्सर होता है। तो चूँकि ये वायु से है और चूँकि ये हमें लाइट के फॉर्म में मिलता है फ्रेंड्स, प्रकाश के फॉर्म में, तो इसीलिए त्वचा का कैंसर और प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, ये दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 और 3, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति और त्वचा का कैंसर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में
कौन से वर्ग या वर्गों में केवल गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? आपके ऑप्शन हैं लकड़ी, कागज, चमड़ा। दूसरा ऑप्शन है पॉलीथीन, प्रक्षालक, पीवीसी। तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, प्रक्षालक, घास। चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक, बैकेलाइट या डीडीटी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। डी मतलब 2 और 4, पॉलीथीन, प्रक्षालक, पीवीसी, प्लास्टिक, बैकेलाइट और डीडीटी। गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं क्या होते हैं फ्रेंड्स? 2 तरह की वस्तुएं होती है, एक गैर जैव निम्नीकरणीय हो गया और एक होता है जैव निम्नीकरणीय। एक तो गैर हो गया और एक जैव निम्नीकरणीय होती है। जैव निम्नीकरणीय। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 12 नंबर, पदार्थों की निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग या वर्गों में केवल गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? तो 2 तरह के होते हैं फ्रेंड्स वस्तुएं, एक गैर जैव निम्नीकरणीय और एक जैव निम्नीकरणीय। तो जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं वे होती हैं जो मिट्टी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं और हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वहीं अगर गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तु देखें तो वे वस्तुएं होते हैं जो मिट्टी में नहीं घुलते हैं और पर्यावरण में हमेशा बने रहते हैं। जैसे धातु सब हो गया, मेटल, आयरन, प्लास्टिक, ये सब गैर जैव निम्नीकरणीय में आ जाएगा। और जैव निम्नीकरणीय में आते हैं जैसे केले के छिलके हो गए, मतलब जो सड़ सकता है, सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाए। तो इसके ऑप्शन 4 नंबर हो जाएंगे, पॉलीथीन, प्रक्षालक, पीवीसी, प्लास्टिक, बैकेलाइट और डीडीटी, जो कि गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं हैं और ये हमेशा पर्यावरण में बने रहते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, किसी आहार श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? किसी आहार श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो ये उच्चतर पोषक स्तरों में ऊर्जा में कमी होना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। तो ये तो सही है फ्रेंड्स, उत्पादक होते हैं, नील हरित शैवाल भी उत्पादक होते हैं और हरे पौधे भी होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्बनिक यौगिक नहीं, ये अकार्बनिक यौगिक होगा। यहाँ पे अकार्बनिक यौगिक, क्योंकि अकार्बनिक यौगिक से ही प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं हरे पौधे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? घास, शेर, खरगोश, भेड़िया। तो ये तो होगा ही, संघटक नहीं होता ये पूछ रहा है। तो प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप, बाघ। और चौथा ऑप्शन है मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा। तो पहला और चौथा तो सही है फ्रेंड्स, ये होते हैं, लेकिन दूसरा और तीसरा ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? तो 10% पे ये ऊर्जा चलता है, तो 1% होगी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1%। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र 15.1 में एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए हैं। बताइए कि किस पोषी स्तर में
अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो सबसे जो ज़्यादा ऊर्जा होगा वो T1 में हो जाएगा फ्रेंड्स। ये जो फिगर दिया है 15.1 इसमें से पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पौधे होंगे, यहाँ पौधे होंगे, और दूसरा में शाकाहारी आते हैं, और इसमें मांसाहारी आएंगे, और इसमें अपघटक आते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा पौधे में होगा 100% या 10% जो भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? T1। हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर। नीचे दिए गए आहार श्रृंखला में यदि हिरन को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? ये जो आहार श्रृंखला दिया है इसमें अगर हिरन को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? बाघ समष्टि में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है घास समष्टि घट जाएगी। तीसरा ऑप्शन है बाघ घास खाने लगेंगे। और चौथा ऑप्शन है बाघ समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी। तो घास में वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि जब हिरन नहीं रहेगी, हिरन तो घास ही खा रहा था फ्रेंड्स, बाघ तो घास खाएगा नहीं। और जब हिरन घट जाएगा तो बाघ को हिरन नहीं मिल पाएगा, तो बाघ भी मर जाएगा। और घास को खाने वाला हिरन नहीं रहेगा तो घास में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन डी। बाघ घट जाएगी और घास में वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न 19 नंबर है। किसी पारितंत्र में अपघटक होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों का सरलतर रूप में बदल देते हैं, जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। तो यही हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर, अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं अपघटक जो होते हैं। अगला 20 नंबर प्रश्न है। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण किस दिशा में होगा? उत्पादक से अपघटक की दिशा में, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में। तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में। और चौथा ऑप्शन है द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में। तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में हो जाएगी, अगर मेढक टिड्डे को खा जाएगा तो। अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर, अंतिम प्रश्न है। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है, उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों? ये हल्के पदार्थों की बनी होती है, ये अविशी पदार्थ की बनी होती है, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है, ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है। क्योंकि प्लास्टिक तो गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है फ्रेंड्स। गैर जैव निम्नीकरण क्या होता है? जो पर्यावरण में मिलते नहीं हैं, घुलते नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक बने रहते हैं। और जैव निम्नीकरण क्या होते हैं? जो मिट्टी में घुल जाते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब अंत में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं पर्यावरण से संबंधित, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम लोग NGT कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 ईस्वी में। अगला हम लोग देखें इको मार्क क्या होता है। तो इको मार्क जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं को इको मार्क का दिया जाता है। ये 1991 से प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? UNEP तो ये 1972 में हुआ है, इसकी स्थापना 1972 में हुई है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको हम लोग नीरी भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1958 में हुई थी फ्रेंड्स, 1958 में।
अगला देखें हम लोग, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना कब हुई है? 2 दिसंबर 1970 को हुआ है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुआ है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ है, रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो जो है ब्राज़ील में है। अगला देखें हम लोग, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो ये 1973 में मनाया गया है फ्रेंड्स। और आपको पता है कि पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? 5 जून को, और पहली बार 1973 में मनाया गया था। एक ग्रीन आर्मी प्रोग्राम है फ्रेंड्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था। ग्रीन आर्मी प्रोग्राम, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए है। ये जो प्रोग्राम है पर्यावरण संरक्षण के लिए है, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था। रियो +20 जो सम्मेलन है वो 2012 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने पर्यावरण के बारे में कुछ क्वेश्चन देखे। इसी तरह से आगे का भी सीरीज साइंस का चलता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, धन्यवाद।